नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो दुनिया का एक हिस्सा बल्कि कई हिस्से युद्ध की आग में झुलस रहे हैं। ताजा मामला ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का है, जिसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। पलटवार बड़ी टीवी की शब्दावली है, लेकिन अचानक जुबान पे चढ़ गई है, जिससे लगता है कि हम कैसे सपाट ढंग से चीजों को देखने लगे हैं। लेकिन ईरान ने भी बदले की कार्रवाई की है और उसने अपने आसपास के मुल्कों में जो अमेरिका के आंख कान बने हुए थे, जहां से अमेरिका अपने सैनिक अड्डे बनाकर पूरे पश्चिम एशिया को उसने घेर रखा था, वहां ईरान लगातार हमले कर रहा है। ईरान जो है उसने अब स्थिति यह है कि पश्चिम एशिया के कई शहरों से धुएं की लपट उठ रही है। मातम ईरान में है। वहां के सर्वोच्च नेता खामेनेई मारे जा चुके हैं, खामेनेई। लेकिन मैं आपको इस युद्ध के ब्यौरे देने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैं युद्धों के खिलाफ जाती उस मनुष्यता को याद कर रहा हूं जो बार बार याद दिलाती है कि अवाम की दुख तकलीफें, अवाम के दुख अलग होते हैं, हुक्मरानों के खेल अलग होते हैं। ईरान के हुक्मरान हों या अमेरिका के हुक्मरान, उनको किसी देश की जनता की परवाह नहीं होती है। ईरान में लगातार एक बगावत अंदरूनी चल रही थी, आज से नहीं बरसों से। असल में मैं याद करता हूं 1979 की इस्लामी क्रांति जिसको कहा गया, उसके बारे में। सच ये है कि वहां कई धाराएं सक्रिय थी। मैं उन कुछ किताबों को भी याद करना चाहता हूं जिसने ईरान को लेकर मेरी थोड़ी बहुत समझ पैदा की। एक किताब तो हिंदी में है, नासिरा शर्मा का उपन्यास, जो पहले 7 नदियां एक समंदर के नाम से छपा था और बाद में बहिश्ते जहरा के नाम से पिछले कुछ बरस पहले प्रकाशित हुआ। नासिरा शर्मा ने वहां वो दौर देखा है। उनको पढ़ते हुए समझ में आता है कि वहां कई धाराएं आंदोलन में शाह रजा पहलवी के खिलाफ सक्रिय थी। एक धारा लोकतांत्रिक आंदोलनों की थी जो साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ी थी। एक धारा कम्युनिस्ट प्रेरणा से पैदा हुई थी जो ईरान में प्रगतिशीलता और बराबरी के मूल्य देखना चाहती थी। और एक इस्लाम की धारा थी जो ईरान को उसके पुराने गौरव की ओर ले जाना चाहती थी। जीत सबकी हुई, कब्जा इस्लामी ईरान ने किया और उसके बाद ईरान बदलता चला गया। लेकिन ईरान में बगावत कभी ठंडी नहीं पड़ी। वहां एक हिस्सा हमेशा, वहां की लड़कियां हमेशा सड़क पे उतर के अपने अधिकार मांगती रही। लोग कविताएं लिखते रहे। दुनिया भर का इतिहास बताता है कि असल में कोई भी युद्ध, मैं चूंकि इस युद्ध पे आ रहा हूं, उस इतिहास पे जाऊंगा तो मेरे भटकने का खतरा बहुत है, लेकिन दुनिया भर का इतिहास बताता है, सारे विश्व युद्धों का इतिहास बताता है कि जो भी राजनेता युद्ध लड़ता है, युद्ध के लिए अपनी सेनाएं भेजता है, कहता है कि आखिरी युद्ध है, इससे शांति स्थापित होगी। असल में वो नए युद्धों की जमीन पे नए बीज बो रहा होता है। मैं याद कर रहा हूं उन कवियों को, उन लेखकों को जो ईरान की जमीन से पैदा हुए, जो तहजीब की, संस्कृति की खुशबू की तरह चारों ओर फैले। रूमी याद आते हैं, फिरदौसी याद आते हैं, सादी याद आते हैं, कई नाम, उमर खयाम याद आते हैं। राबिया को कैसे भूल सकते हैं। असल में ये वो जमीन है जो बताती है कि वहां तहजीब की लताएं कितनी दूर तक, कितनी बड़ी होती जा रही थी। और अब भी मुझे अचानक देखते देखते अली आजिदेह की याद आई। उनकी कविता है, अंग्रेजी में उसका नाम इमिग्रेशन है, हिंदी में आप्रवास कर लें, विस्थापन कर लें। पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा, लेकिन देखिए कि उसमें किस तरह का दर्द, किस तरह की चेतना झलकती है। वो शुरू होती है, मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों बचे रहने के लिए धर्म के अतिचार से, शहीदों के प्रेम से ज्यादा, पेट से ज्यादा लंबी उम्र पाने के लिए, उबरने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे लंबी लड़ाई से,
देशभक्ति की नफरत के पार देखने के लिए, मनुष्यता का उदार चेहरा सोचने के लिए, आस्था की हथकड़ियों से निजात पाकर भरोसा करने के लिए, बिना इस मजबूरी के कि आस्था बनी रहे, वजूद की बुनियादी खुशी खोजने के लिए कीमत मैं बताता हूं, वाष्पीकरण। अंग्रेजी में शब्द है इवेपोरेशन। मैं नहीं जानता हूं कि मूल भाषा का शब्द क्या है, लेकिन अर्थ उसका ये है, उस हद तक हाशिए पे चले जाना कि तुम गुम हो जाओ। दोस्तों, गुम होकर ही जैसे जो तहजीब है अपना पता छुपा सकती है, अपने आप को बचा सकती है, साहित्य और संस्कृति बिल्कुल हाशिए पे हुए जा रहे हैं। युद्ध जैसे सारे नियम तय कर रहा है, लेकिन युद्ध करता क्या है? युद्धों से, अन्याय से लड़ने के नाम पर, आतंकवाद से लड़ने के नाम पर क्या तमाशा होता है? एक बहुत लंबी कविता जो मैं बरसों से याद पढ़ता रहा हूं बार बार, और जब से मैंने ये चैनल शुरू किया तब से सोचता था कि कभी इसको साझा करूंगा। वो कविता आज के दिन साझा कर रहा हूं। इमैनुअल ओर्टिज की कविता है, अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। कविता शुरू होती है, बहुत लंबी कविता है। मैं पूरी कविता फिर यहां नहीं पढ़ूंगा, उसके वो हिस्से बताऊंगा जहां से लगता है कि क्या हमारी दुनिया है। बिफोर आई बिगिन दिस पोएम, I would like to ask you to join me in a moment of silence in honor of those who died in the World Trade Center and the Pentagon on September 11th, 2001. 2001 में 11 सितंबर को जो अमेरिका के ट्रेड टावर गिराए गए थे, उनमें मारे गए लोगों की स्मृति में 1 मिनट का मौन रखने के आग्रह से ये कविता शुरू होती है। लेकिन वो कहां जाती है? एंड इफ आई कुड जस्ट एड वन मोर थिंग, एक चीज और जोड़ूं, अ फुल डे ऑफ साइलेंस। नहीं, उसके पहले की पंक्ति है, आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क यू टू ऑफर अप ए मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर ऑल ऑफ दोज who have been harassed, imprisoned, disappeared, tortured, raped, or killed in the retaliation for those strikes, for the victims in Afghanistan, Iraq, in the US and throughout the world. कविता बोलती है कि तुम मौन रखो 9/11 के लिए, लेकिन उसके बाद, उसके बदले के लिए ईरान और अफगानिस्तान में जिन लोगों को मारा गया, जिन लोगों को पकड़ा गया, सताया गया, जिन महिलाओं के साथ रेप किया गया, उनके लिए भी मौन रखो। एंड इफ आई कुड जस्ट एड वन मोर थिंग, और एक चीज याद रखूं, एक अ फुल डे ऑफ साइलेंस for the 10 of thousands of Palestinians who have died at the hands of US-backed Israeli forces over the decades of occupation. एक दिन का पूरा मौन उन फिलिस्तीनियों की मौत पे रखो जो अमेरिकी उकसावे के बल पर इजराइल की फोर्सेस, इजराइल के सुरक्षा बल, इजराइल की सेनाएं वहां लोगों पे ढाती रही हैं, उनकी मौत पे रखो। 1 मिनट से हम 1 दिन के मौन पे आते हैं। इसके बाद देखिए कविता कहां ले जाती है। 6 months of silence for the millions and a half Iraqi people, mostly children, who have died of malnutrition or starvation as a result of a 12-year US embargo against the country. 6 महीने का मौन रखिए उन 15 लाख इराकी लोगों के लिए जो मारे गए कुपोषण के चलते, भूखमरी के चलते। इनमें ज्यादातर बच्चे थे, क्योंकि 12 साल तक अमेरिका ने उन पर पाबंदी बनाए रखी। और एंड नाउ द ड्रम्स ऑफ वार बीट अगेन, युद्ध के नगाड़े फिर बजने लगे हैं। हमारे चारों तरफ नगाड़े बज रहे हैं, हम सुन रहे हैं नगाड़े। बिफोर आई बिगिन दिस पोएम, 2 months of silence for the blacks under the apartheid in South Africa, under homeland security made them aliens in their own country. तो यहां फिर बात हो रही है कि 6 महीने का मौन रखिए दक्षिण अफ्रीका में जो अश्वेत लोग थे, उन्होंने जो कुछ झेला उसके लिए। 9 months of silence for the deaths in Hiroshima and Nagasaki. हिरोशिमा और नागासाकी में मारे गए लोगों के लिए
where death rained down and peeled back every layer of concrete, जहां मौत बरसी और उसने हर ठोस चीज को नष्ट कर दिया, जला के राख कर दिया। उसके लिए आप 9 महीने का साइलेंस रखिए, चुप्पी रखिए, मौन रखिए। अ ईयर ऑफ साइलेंस फॉर द मिलियंस ऑफ डेड इन वियतनाम। 1 साल का मौन रखिए वियतनाम में मारे गए लोगों के लिए। 2 महीने का साइलेंस फॉर द डिकेट्स ऑफ डेड इन कोलंबिया, है ना। और बिफोर आई बिगिन दिस पोएम 7 days ऑफ साइलेंस फॉर अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर के लिए 7 दिन का मौन रखिए। निकारागुआ के लिए 1 दिन का मौन रखिए। ग्वाटेमालियंस के लिए 5 दिन का मौन रखिए। None of whom ever knew a moment of peace in their living years। ग्वाटेमाला के लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शांति का एक लम्हा नहीं देखा। 45 सेकंड का मौन सिटल में मारे गए 15 लोगों के लिए। और ऐसे ही कविता बढ़ती। 25 साल का मौन फॉर द मिलियंस ऑफ अफ्रीकन्स हु फाउंड देयर ग्रेव्स far deeper in the ocean than their building could poke into the sky। 25 साल का मौन रखिए उन लाखों अफ्रीकियों के लिए जिनके शव समंदर में इतने गहरे दफन कर दिए गए कि वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। और 1 सदी का मौन, 100 years of silence for the hundreds of millions of indigenous people from the half of right here which land and lives were stolen। उन देसी लोगों के लिए 1 सदी का मौन जिनकी जिंदगी, जिनकी जमीन उनसे छीन ली गई। तो दोस्तों, ये कविता बताती है कि असल में पूरी की पूरी 20वीं सदी और उसके पहले की सारी सदियां मनुष्यता का पूरा इतिहास जैसे खून से लिथड़ा है। और ये खून से लिथड़ने वाले इसे कौन लोग हैं? वही जो शांति के नाम पे हुकूमत करते हैं, जो शांति के नाम पे सेनाएं भेजते हैं, और जो लगातार, और वो कहता है कि दिस इज नॉट ए 9/11 पोएम, इट इज 9/10, 9/9, 9/8, 9/7, इट इज 1492 पोएम्स। और अगर 9/11 की कोई कविता, ये कोई, इट इज नॉट ए पीस पोएम, शांति की कविता नहीं है। नॉट ए पोएम फॉर फॉरगिवनेस, माफ करने के लिए कविता नहीं है। दिस इज ए जस्टिस पोएम, ये इंसाफ की कविता है। अ पोएम फॉर नेवर फॉरगेटिंग, कभी न भूलने के लिए कविता। दिस इज ए पोएम टू रिमाइंड अस दैट ऑल दैट ग्लिटर्स माइट जस्ट बी ए ब्रोकन ग्लास, कि जो कुछ भी टूटा हुआ हो सकता है, हमें याद दिलाने के लिए वो सिर्फ चमकता हुआ हो सकता है, वो सिर्फ टूटा हुआ शीशा हो सकता है। एंड स्टिल यू वांट ए मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर द डेड। क्या अब भी तुम मृतकों के लिए एक पल का मौन चाहते हो? वी कुड गिव यू लाइफ टाइम्स ऑफ एम्प्टी, द अनमार्क्ड graves, the lost languages, the uprooted trees and histories, the dead stars on the faces of nameless children। हम आपको याद दिला सकते हैं वो कब्रें जिन पे कोई निशान नहीं है, खोई हुई भाषाएं, उखाड़े हुए पेड़ और इतिहास, और वो सितारे, वो मरे हुए सितारे नामालूम बच्चों के नाम पर। तो दोस्तों, ये बड़ी मार्मिक, बहुत तोड़ने वाली कविता है। एंड वी टुनाइट विल कीप राइट ऑन सिंगिंग फॉर आवर डेड। हम अपने मृतकों के लिए गाते रहेंगे। इमैनुअल ओर्तिज की कविता बार बार पढ़िए और समझिए कि कोई एक खेल नहीं, हुक्मरानों का ये खेल। कभी खामेनेई अपनी जनता के लिए जो कर रहे थे, ट्रंप तो ईरान को बर्बाद बाद में करेंगे, सबसे पहले उन्होंने अमेरिका को बर्बाद कर दिया है। अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दावा करता है आधुनिक समय में, जिसने बड़े लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की, जिस तरह के हमलों में, जिस तरह की बर्बरता में ये काम उसके पुराने हुक्मरान भी करते रहे हैं, ट्रंप ने सिर्फ कालीन हटा दी है, सच दिखा दिया है। सत्ता का सच एक होता है, जनता का सच एक होता है। ईरान में मारे गए लोगों की शहादत का क्या मोल होगा मैं नहीं जानता हूं। आने वाले दिनों में ईरान क्या करेगा मुझे नहीं मालूम,
इराक अमेरिका क्या करेगा मुझे नहीं मालूम। मुझे वो कविताएं याद आती हैं, वो किताबें याद आती हैं जो इस युद्ध, इस संघर्ष के दौरान अपने आप को जिन्होंने बचाए रखा, जो लिखी पढ़ी जाती रही चुपके से, जो इन युद्धों से ज्यादा समय तक जीती रही, जो आने वाले दिनों तक जीती रहेंगी। तो इन युद्धों के विरुद्ध इन किताबों और कविताओं को याद कीजिए। मैं जानता हूं कि बड़ी नामालूम सी, बड़ी असहाय सी, बड़ी बेचारी सी तजवीज है जिससे युद्ध नहीं रुकता है, जिससे जख्म नहीं भरते हैं, जिससे मृतक जिंदा नहीं हो जाते हैं, लेकिन जिससे जिंदगी में थोड़ी बहुत आस्था बची रहती है, जिससे इंसाफ की उम्मीद बची रहती है, जिससे युद्ध के खिलाफ एक माहौल बनाने का भरोसा बचा रहता है। शुक्रिया।